हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक पॉलीमर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें कि पॉलीमर्स क्या होते हैं। ओके, पॉली का मतलब होता है मैनी, और मर्स का मतलब होता है यूनिट्स। तो ऐसे मॉलिक्यूल जो बहुत सारी यूनिट्स से बनते हैं, दे आर नॉन एज पॉलीमर्स। ठीक है, तो पॉलीमर एक्चुअली काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसका काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रियल यूज़ है। प्लास्टिक इंडस्ट्री पूरी बेस्ड है, फाइबर इंडस्ट्री। ठीक है, इसके अलावा नेचुरल पॉलीमर्स भी कई सारे, सेलुलोज, ठीक है, प्रोटीन्स, ये सारे नेचुरल पॉलीमर हैं। रबर इंडस्ट्री पूरी बेस्ड है। तो बेसिकली ये सारे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं और इस वजह से ये टॉपिक आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें एक क्वेश्चन सही करना है एग्जाम में। ठीक है, तो हम अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्रियल यूज और अकॉर्डिंग टू कितना ये डे टू डे लाइफ में यूजफुल है, उसके बेसिस पर हम ये टॉपिक नहीं पढ़ रहे हैं। हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि कोई चीज़ आपकी लाइफ में कितना बड़ा रोल प्ले कर रही है। जब सुबह आप लोग उठते हैं तो टूथब्रश मान लीजिए आप यूज़ करते हैं, टूथपेस्ट मतलब जो कवर होता है जिसमें टूथपेस्ट भरी होती है, वो सब पॉलीमर से बनते हैं। ठीक है, जो शूज़ हम लोग पहनते हैं, ये सारी चीज़ें क्या, हमारे जो हेयर है ये भी क्या है, एक तरीके के नेचुरल पॉलीमर्स हैं। खैर एनीवे, इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें एक क्वेश्चन एग्जाम में सही करना है, इसीलिए हम इसको पढ़ते हैं। सो पॉली मतलब क्या होता है, मैनी, एंड मर्स मतलब होता है यूनिट्स। तो ऐसे मॉलिक्यूल जो बहुत सारे यूनिट्स से मिलकर के बने होते हैं वो क्या कहलाते हैं, पॉलीमर्स कहलाते हैं। ऐसे बहुत बेसिक एग्जाम्पल है ईथीन मॉलिक्यूल। तो ऐसे ईथीन मॉलिक्यूल अगर आपस में जुड़ते चले जाएं, जैसे मान लो ये दो ईथीन मॉलिक्यूल जुड़ गए, फिर इससे एक और ईथीन मॉलिक्यूल जुड़ गया, तो इसमें क्या हो रहा है कि ये जो यूनिट है ये क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। 2, 3, 4 और थाउजेंड्स, ठीक है, 10,000 ऐसे मॉलिक्यूल आपस में ज्वाइन हो जाते हैं। और इस तरीके के जो बड़े मॉलिक्यूल, जो जाइंट मॉलिक्यूल होते हैं, इनको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। मान लो n यूनिट्स ईथीन की ज्वाइन हो रही हैं, तो इस तरीके से जो बनने वाला मॉलिक्यूल होगा ये मैक्रो बड़ा मॉलिक्यूल होगा, और इसमें ये CH2 यूनिट्स क्या होती रहेंगी, रिपीट होती रहेंगी। ठीक है, तो इस तरीके के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं पॉलीमर्स कहलाते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, ईथीन। और ऐसे जो फाइनल जो मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं इसको क्या कहते हैं, पॉलीईथीन। तो मैं ये बोल सकता हूं कि पॉलीमर्स आर molecules which are formed by smaller units, ठीक है, smaller units which are joined to each other by covalent bonds. ठीक है, polymers are formed by small units joined together by covalent bonds, and of course they are giant molecules. ठीक है, हाई मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूल्स होते हैं, जाइंट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, पॉलीमर्स आर जाइंट मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड बाय स्मॉलर यूनिट्स जॉइंड टुगेदर बाय कोवेलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, अब जो स्मॉलर यूनिट्स होती हैं, जैसे इस केस में जो स्मॉलर यूनिट है वो क्या है, ईथीन है। मान लीजिए यहां पर pH लगा होता है, तो इसको क्या कहते हैं आप लोग जानते हैं, पूरा हमने पढ़ा है इसको ढंग से, स्टाइरीन। और जब ये मॉलिक्यूल के फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो ऐसी कई सारी यूनिट्स आपस में ज्वाइन हो जाती हैं और इसको हम क्या कहते हैं, पॉलीस्टाइरीन। तो ये जो स्मॉलर यूनिट है जिसको ज्वाइन करने से पॉलीमर बन रहा है, इसको कहते हैं मोनोमर्स। जो फाइनल मॉलिक्यूल है दैट इज पॉलीमर। ठीक है, एंड द प्रोसेस बाय विच मोनोमर्स आर कन्वर्टेड टू पॉलीमर्स इज नॉन एज पॉलीमराइजेशन। ठीक है, सो व्हाट इज पॉलीमराइजेशन, इट इज अ टेक्निक बाय विच मोनोमर्स आर कन्वर्टेड टू पॉलीमर्स। ठीक है, व्हाट आर मोनोमर्स? Monomers are smaller units
या मैं इनको स्मॉलेस्ट यूनिट भी कह सकता हूं, ठीक है, विच रिपीट्स, स्मॉलेस्ट यूनिट्स विच रिपीट्स। ठीक है, तो इन स्मॉलर यूनिट्स को जो रिपीट होकर के पॉलीमर बना रही है, दे आर नोन एज मोनोमर्स। एंड द टेक्निक or the process of conversion of monomers to polymers is polymerization। ठीक है, so the technique to convert monomers into polymers is known as polymerization। ठीक है, सो पॉलीमर्स मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में ज्वाइन होते चले जाएं, ठीक है, तो उनको क्या कहते हैं हम, पॉलीमर्स। और जो सबसे छोटी यूनिट है जो बार बार रिपीट होकर के बड़ा मॉलिक्यूल बना रही है, पॉलीमर बना रही है, दैट इज नॉन एज मोनोमर। एंड द प्रोसेस बाय विच मोनोमर्स आर कन्वर्टेड टू पॉलीमर्स इज नॉन एज पॉलीमराइजेशन। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट बात है, एक डिफरेंस है मैक्रोमॉलिक्यूल्स एंड पॉलीमर्स के बीच में। सो मैक्रोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मैक्रोमॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो जायंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, जायंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, या जिनका बहुत हाई मॉलिक्यूलर मास होता है, हाई मोलर मास। ऐसे मॉलिक्यूल क्या कहलाते हैं, मैक्रोमॉलिक्यूल्स। लेकिन पॉलीमर्स क्या होते हैं, पॉलीमर्स आर स्पेसिफिक मैक्रोमॉलिक्यूल्स जो किससे बनते हैं, रिपीटिशन ऑफ स्मॉलर यूनिट्स। तो देयर कैन बी मेनी मैक्रोमॉलिक्यूल्स, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं जिनका मोलर मास बहुत ज्यादा हो, लेकिन पॉलीमर्स वही होंगे, वो मोलर मास मतलब हाई मॉलिक्यूलर मास वाले कंपाउंड्स होंगे जिनमें स्मॉलर यूनिट्स बार बार क्या होती हैं, रिपीट होती हैं। ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि ऑल पॉलीमर्स आर मैक्रोमॉलिक्यूल्स। ठीक है, ऑल पॉलीमर्स आर मैक्रोमॉलिक्यूल्स बट ऑल मैक्रोमॉलिक्यूल्स आर नॉट पॉलीमर्स। ठीक है, तो सारे मैक्रोमॉलिक्यूल्स पॉलीमर नहीं होंगे, केवल वे मैक्रोमॉलिक्यूल्स पॉलीमर होंगे जिनमें छोटी यूनिट्स बार बार क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। ठीक है, लेकिन यस, ऑल पॉलीमर्स विल बी व्हाट, मैक्रोमॉलिक्यूल्स, क्योंकि पॉलीमर्स क्या होते हैं, हाई मॉलिक्यूलर मास कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं और उनको हम मैक्रोमॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक बात अपन ने पॉलीमर की करी। अब हम बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की। So classification of polymers. So polymers can be classified on the basis of various parameters. कई तरीके के क्लासिफिकेशन पॉलीमर्स के लिए हो सकते हैं। उनमें से फर्स्ट क्लासिफिकेशन है on the basis of monomers. मोनोमर्स के बेसिस पर हम क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, सो ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर्स हम क्लासिफाई कर सकते हैं। दो तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं, वन होमोपॉलीमर। सो व्हाट इज होमोपॉलीमर, ऐसे मॉलिक्यूल्स या ऐसे पॉलीमर जो केवल एक ही टाइप के मोनोमर से बनते हैं, ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर, ठीक है, इज यूज्ड। तो मैंने पढ़ाया था इथीन, फिर हमने डिस्कस किया था स्टायरीन, एक और देखो आप, दिस इज नॉन एज अक्राइलोनाइट्राइल। जानबूझ के मैं अलग अलग एग्जाम्पल ले रहा हूं ताकि ये नाम आप लोगों को क्या हो जाए, याद हो जाए। ठीक है, नाम से हमें याद करना है। तो अगर मान लो इसके n मॉलिक्यूल्स आपस में यूनाइट होते हैं तो ये बना लेंगे CH2 CHCN होल N, तो इसको बोलते हैं पॉली अक्राइलो नाइट्राइल, या इसको ऐसे भी लिखते हैं पान, पॉली अक्राइलो नाइट्राइल।
ठीक है। तो दिस इज होमोपॉलीमर, क्योंकि एक ही टाइप का मोनोमर यूज हो रहा है इस पॉलीमर को बनाने के लिए, ठीक है। कई सारे पॉलीमर्स ऐसे होते हैं जिनमें दो या उससे ज्यादा मोनोमर्स यूज होते हैं, ठीक है। इफ टू और मोर मोनोमेरिक यूनिट्स आर यूज्ड देन दे आर नोन एज कोपॉलीमर, ओके, कोपॉलीमर। फॉर इंस्टेंस, इफ वी हैव हेक्सामिथाइलिन डायमीन, ठीक है, एंड एडिपिक एसिड, तो हमने पहले पढ़ा हुआ है अमीन की और एसिड की रिएक्शन से अमाइड बन जाते हैं। आपको याद भी होगा, हमने डिस्कस किया था SNAE रिएक्शन, वाटर का लॉस, तो इससे बन जाएगा NH2 CH2 होल 6 NH C डबल बॉन्ड O CH2 होल 4 C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है। अब ये अमीन किसी और एसिड के साथ रिएक्शन करें तो ऐसे वैलेंसी हम खाली छोड़ देते हैं, ये एसिड किसी और अमीन के साथ रिएक्शन करे वैलेंसी खाली छोड़ देते हैं, और ऐसे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते जाते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज ए कोपॉलीमर। कोपॉलीमर क्यों है ये, क्योंकि इसमें दो मोनोमर्स हैं, एक हेक्सामिथाइलिन डायमीन है, हेक्सामिथाइलिन डायमीन है, और दूसरा क्या है, एडिपिक एसिड है। और इस तरीके का जो पॉलीमर होता है इसको कहा जाता है नायलॉन 6,6, ठीक है, नायलॉन 6,6, क्योंकि देखो हेक्सामिथाइलिन में भी 6 कार्बन आइटम्स हैं और एडिपिक एसिड में भी 6 कार्बन आइटम्स हैं, तो इसको क्या कहा जाता है, नायलॉन 6,6, ठीक है। सो दिस इज ए कोपॉलीमर। जानबूझ के मैं अलग अलग एग्जाम्पल लिख रहा हूं क्योंकि अल्टीमेटली आपको सारे नाम से याद रखने हैं, मतलब पॉलीमर जब भी नाम आए तो आपको पता होना चाहिए कि मोनोमर क्या है, क्या ये होमोपॉलीमर है या क्या ये कोपॉलीमर है, और होमोपॉलीमर है तो क्या मोनोमेरिक यूनिट है, और कोपॉलीमर है तो क्या मोनोमेरिक यूनिट है। नायलॉन 6,6, हेक्सामिथाइलिन डायमीन एंड एडिपिक एसिड। Okay, so first classification is on the basis of what? On the basis of monomeric unit, homopolymer and copolymer। जैसे बहुत सारे पॉलीमर्स हैं जो होमोपॉलीमर होते हैं, हमने कुछ पढ़े पॉलीथीन, पॉलीप्रोपिलीन, ठीक है, पॉलीप्रोपिलीन भी हो सकता है, पॉलीअक्राइलोनाइट्राइल, पॉलीस्टाइरीन, ठीक है, नेचुरल रबर इज आइसोप्रीन, ठीक है, डरे नहीं हम पढ़ेंगे, क्लोरोप्रीन, पॉलीक्लोरोप्रीन, ठीक है। इस तरीके के बहुत सारे पॉलीमर, टेफ्लॉन, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन, तो ये सारे जो पॉलीमर्स हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये सब होमोपॉलीमर है। और कोपॉलीमर क्या होते हैं, जिनमें दो या उससे ज़्यादा मोनोमेरिक यूनिट्स यूज़ होती हैं, जैसे कि मैंने एरोमेटिक केमिस्ट्री चैप्टर में भी पढ़ाया था आपको, बेकेलाइट, तो उसमें दो मोनोमेरिक यूनिट्स यूज़ होती हैं, एक फिनॉल और दूसरा फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन। क्वेश्चन जब भी आते हैं तो देखो बहुत ईजी चैप्टर है, थोड़ा सा याद करने का इसमें है, लेकिन बहुत इजी चैप्टर है। जिस सीक्वेंस में अपन पढ़ रहे हैं उस सीक्वेंस की तरह से आपको सोचना है। जब भी कोई पॉलीमर पढ़ें, अब आप सबसे पहले क्या सोचेंगे कि भाई ये होमोपॉलीमर है या क्या है, कोपॉलीमर है, ठीक है। दूसरा क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, क्लासिफिकेशन on the basis of source। सोर्स के बेसिस पर हम क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है, दो तरीके से कर सकते हैं, सॉरी 3 तरीके से कर सकते हैं, नेचुरल पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर एंड सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। So natural polymers क्या होते हैं? Natural polymers are those polymers which are found in nature। मतलब ये कभी सिंथेसाइज नहीं किए जाते हैं, ये हमेशा नेचर में अपने आप बनते हैं, ठीक है। जैसे सेलुलोज है, स्टार्च है, प्रोटीन्स हैं, नेचुरल रबर है, ठीक है। ऑल दीज पॉलीमर्स आर फाउंड इन नेचर, ठीक है, अपने आप बनते हैं। हमारे जो हेयर है ये भी केराटिन प्रोटीन है, ठीक है, दे आर ऑल्सो पॉलीमर्स। तो ये नेचुरल पॉलीमर्स क्या होते हैं? दे आर फॉर्म्ड
ठीक है, इन द नेचर। सिंथेटिक पॉलीमर्स आर दोज पॉलीमर्स विच आर सिंथेसाइज्ड बाय ह्यूमन बींग्स, ठीक है, मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, लैब में बनते हैं। इस तरीके के पॉलीमर क्या होते हैं, सिंथेटिक पॉलीमर्स होते हैं। पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीअक्राइलोनाइट्राइल, पॉलीस्टाइरीन, पॉली टेट्राफ्लोरोइथीन दैट इज टेफ्लॉन, ये सब क्या है, ऑल दीज आर सिंथेटिक पॉलीमर्स। एंड देयर आर मेनी पॉलीमर्स विच आर फाउंड इन नेचर, जैसे नेचुरल रबर है, ये नेचर में बनता है, बट द प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल रबर आर वेरी वेरी वीक, ये यूजफुल मटेरियल नहीं होता है, इट इज सॉफ्ट एंड स्टिकी, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, इट इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फर, सो नेचुरल रबर इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फर, ये हमारे इस चैप्टर में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये क्या बन जाता है, वल्कनाइज्ड रबर बन जाता है और इसकी प्रॉपर्टीज इंप्रूव हो जाती है। जो नेचुरल कॉटन होता है, ठीक है, सेलुलोज, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इतनी अच्छी नहीं होती है, तो उसकी जो सरफेस प्रॉपर्टीज है इनको इम्प्रूव किया जाता है। और इम्प्रूव करने के बाद जब प्रॉपर्टीज इम्प्रूव हो जाती है नेचुरल पॉलीमर की, तो उसे कहते हैं हम सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स आर दोज पॉलीमर्स विच आर नेचुरल पॉलीमर्स बट देयर प्रॉपर्टीज आर इम्प्रूव्ड बाय सर्टन chemical or physical methods, so they are known as what, semi synthetic polymers. Okay, so again this is very very simple topic, तो हम आगे डिस्कस करते हैं। तो डिस्कस करते हैं थर्ड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। So third type of classification is on the basis of structure. Classification on the basis of structure. स्ट्रक्चर के बेसिस पर हम क्लासिफाई कर सकते हैं। कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर पॉलीमर्स कैन बी क्लासिफाइड एज लीनियर पॉलीमर। सो व्हाट इज ए लीनियर पॉलीमर? ऐसे पॉलीमर जो क्या बनाते हैं, स्ट्रेट चेन्स बनाते हैं और इनमें कोई ब्रांचिंग भी नहीं होती है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था पॉलीथीन, तो ऐसे पॉलीथीन में क्या होगा, ये कार्बन कार्बन चेन्स आपस में जुड़ती चली जाएंगी, तो ऐसे लॉन्ग चेन्स बनती जाती हैं। तो हाई डेंसिटी पॉलीथीन में क्या होता है, लीनियर पॉलीमर्स बनते हैं, और लीनियर पॉलीमर्स बनते हैं तो इनमें कोई किसी भी तरीके की ब्रांचिंग नहीं होती है। ऐसा होने के कारण these chains can come close to each other and it will form a very compact matter having high density, high melting point and very high tensile properties. टेंसाइल प्रॉपर्टीज का मतलब है कि हम इस पे फोर्स लगाएं तो ये क्या होगा, इतना कॉम्पैक्ट है तो ये इस फोर्स को क्या कर सकता है, सहन कर सकता है। ठीक है, तो उस फोर्स को अगर मान लीजिए कि अब्जॉर्ब कर पा रहा है तो हम ये बोलते हैं इट हैज हाई टेंसाइल प्रॉपर्टीज। ओके, दूसरे होते हैं ब्रांच्ड पॉलीमर्स। सो ब्रांच्ड पॉलीमर्स आर दोज पॉलीमर्स इन विच पॉलीमेरिक चेन्स हैव ब्रांचेस। ठीक है, तो इट हैज ब्रांचेस एंड बिकॉज ऑफ दीज ब्रांचेस दे आर नॉट लिंक्ड टू ईच अदर बट दे हैव ब्रांचेस, और ब्रांचेस की वजह से दीज चेन्स कैन नॉट कम क्लोज टू ईच अदर एंड बिकॉज दे डू नॉट कम क्लोज टू ईच अदर दे हैव लो डेंसिटी। तो ऐसे जो पॉलीमर्स होंगे दे विल बी क्लोजली पैक्ड कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स होंगे एंड दीज विल बी व्हाट, लूजली पैक्ड स्ट्रक्चर्स। ओके, तो इनकी लो डेंसिटी होगी, लो मेल्टिंग पॉइंट होगा एंड लो टेंसाइल प्रॉपर्टीज। ठीक है, सो बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। मतलब इस तरीके के जो पॉलीमर्स होते हैं इनके कई एग्जांपल्स हैं, इनमें काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है HDPE, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। ठीक है,
इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है LDP। ये क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, हम डिस्कस करेंगे। सो लो डेंसिटी पॉलीथीन, ठीक है। तो जो लीनियर पॉलीमर्स होते हैं दे आर वेरी कॉम्पैक्ट, ठीक है। सो लीनियर पॉलीमर्स आर फॉर्म्ड बाय पॉलीमेरिक चेन्स, ठीक है। दीज आर वेरी कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई टेंसाइल प्रॉपर्टीज, ठीक है, एंड दे हैव वेरी हाई डेंसिटी, while branch chain have low density, low melting point and low tensile properties, ठीक है। तो थर्ड टाइप के जो पॉलीमर्स होते हैं दे आर नॉन एज क्रॉस लिंक्ड और 3 डायमेंशनल पॉलीमर्स। क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स, थ्री डी पॉलीमर्स, ठीक है। सो इफ द पॉलीमेरिक चेन्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय सम क्रॉस लिंकेजेस, जुड़ जाती हैं, then such type of polymer is known as cross linked polymer, ठीक है। So these are the cross linkages which join polymeric chains. Usually they are hydrogen bonds, sulfur linkages, ठीक है, एंड देयर कैन बी मैनी अदर बॉन्ड्स, ठीक है, पेप्टाइड लिंकेजेस जो इन पॉलीमेरिक चेन्स को कनेक्ट करती है, एंड दे आर नॉन एज 3 डायमेंशनल और क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स, ठीक है। एक बार आप देख लीजिए कि तो क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर में हमने एक पढ़ा भी था, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर बेकेलाइट। तो ऐसे आप लोगों को सोचना चाहिए, ठीक है। बेकेलाइट हमने पढ़ा था। सो बेकेलाइट इज फॉर्म्ड बाय फिनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड। तो जब भी अपन बेकेलाइट पढ़ें या कोई भी पॉलीमर पढ़ें तो क्या पढ़ें, क्या ये होमोपॉलीमर है या कोपॉलीमर है। तो बेकेलाइट में 2 मोनोमेरिक यूनिट्स है, फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड, तो इट इज ए कोपॉलीमर, ठीक है। दूसरी बात, ये जो पॉलीमर है ये क्या है, क्रॉस लिंक्ड है, और क्रॉस लिंक्ड होने के कारण क्या होगा, इट विल बी ए क्रॉस लिंक्ड और 3D पॉलीमर, ठीक है। हालांकि अपन बेकेलाइट के बारे में अभी और डिस्कशन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, द नेचर ऑफ पॉलीमराइजेशन और ऑन द बेसिस ऑफ सिंथेसिस, ठीक है। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन था वो ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर, सेकेंड ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, थर्ड वाज ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ पॉलीमेरिक चेन स्ट्रक्चर के बेसिस पर, एंड फोर्थ क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन या प्रिपरेशन। तो पॉलीमर्स कैसे बनते हैं इसके बेसिस पर हम क्लासिफाई करते हैं इसको 2 टाइप से। फर्स्ट एडिशन पॉलीमर एंड सेकेंड इज कंडेंसेशन पॉलीमर, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं एडिशन पॉलीमर। सो एडिशन पॉलीमर्स क्या होते हैं, जैसे अपन ने बहुत सारे डिस्कस किए और आगे भी करेंगे, क्योंकि हमें तो टेस्ट में नंबर लाने हैं, ठीक है, एग्जाम में नंबर लाने हैं। बहुत सारे लोगों के पॉलीमर चैप्टर को इंटरेस्टिंग लगता भी नहीं है, कोई बात नहीं, ना लगे, लेकिन इतना तो पढ़ो कि एक नंबर, एक क्वेश्चन आपका जो भी एग्जाम में जेईई मेंस में आए वो सही हो जाए, ठीक है। इतना तो हमें पढ़ना ही है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें प्लान करना है। ये नहीं कि हमें अच्छा नहीं लग रहा है तो हम छोड़ के चले जाएं, भाई नंबर तो नंबर ही होते हैं किसी भी टॉपिक से आए, ठीक है। तो एडिशन पॉलीमर, जैसे मैंने विनाइल, इस ग्रुप को क्या कहते हैं, इस ग्रुप को विनाइल कहते हैं। तो जो विनाइल पॉलीमर्स हमने कई सारे देखे हैं, ठीक है, पॉलीथीन, पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीअक्राइलोनाइट्राइल, ठीक है, ये सारे हमने डिस्कस किए। तो इसमें क्या हो रहा है कि जब ये ऐड हो जा रहे हैं देन देयर इज नो लॉस इन द मोलर मास, सो देयर इज नो पार्टिकल which is eliminated when a monomer converts to what, polymer. So when monomer converts to polymer there is no loss in mass, ठीक है। मैं ये बोल सकता हूं कि mass of polymer is equal to summation of masses of all the monomers, ठीक है। there is no loss in mass, no loss in mass, या मैं ये भी बोल सकता हूं there is no elimination of smaller particles,
smaller particles. They are known as addition polymers. ठीक है, so addition polymers हमने काफ़ी सारे अभी डिस्कस किए. Addition polymers are those polymers in which during polymerization there is no elimination of smaller particles, there is no loss in mass, या बोल सकते हैं the mass of the polymer is equal to the sum of masses of the monomers. ठीक है. एंड सेकेंड ये होते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर. कंडेंसेशन पॉलीमर्स. सो व्हाट आर कंडेंसेशन पॉलीमर्स? कंडेंसेशन पॉलीमर्स आर दोज पॉलीमर्स in which during formation smaller molecules are eliminated. फॉर एग्जाम्पल हमने नाइलॉन 6,6 डिस्कस किया था, उसमें वाटर एलिमिनेट हो रहा था. और दूसरा हम डिस्कस करते हैं, so this is again hexamethylene diamine, hexamethylene diamine and CH2 8 COH. So 10 carbon atoms are present. It is known as sebacic acid. sebacic acid. ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, वाटर का लॉस होगा, एक H एक OH एलिमिनेट होगा, एंड इट विल ऑल्सो फॉर्म व्हाट, दिस लिंकेज अमाइड. सो इट इज जस्ट लाइक नाइलॉन 6,6, बट यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर नॉट सेम. हेक्सामिथाइलिन डायमीन में तो 6 ही हैं, राइट, बट यहाँ पर 10 कार्बन एटम्स हैं, तो ये रिपीटेड यूनिट्स होंगे. तो एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा नाइलॉन 610. ठीक है, ये नाम होगा. 6 कार्बन एटम तो हेक्सामिथाइलिन डायमीन में है एंड 10 कार्बन एटम्स आर इन सेबासिक एसिड. अगेन इट इज ए पॉलीअमाइड. पॉलीअमाइड क्योंकि इसमें C डबल बॉन्ड वो NH लिंकेज है और इसलिए क्या होगा, पॉलीअमाइड होगा. तो जैसे अब मान लो कि ऐसे क्वेश्चन आ जाए, नाइलॉन 610, फर्स्ट it is a homopolymer or copolymer. So it is a copolymer. There are two monomeric units. Second, is it addition polymer or condensation polymer? So it is condensation polymer because it involves loss of what? Water molecule. Next very important thing, is it a लीनियर पॉलीमर? ऑफ कोर्स लीनियर पॉलीमर, बट इसमें क्या होगा, एच बॉन्डिंग होगी, तो क्रॉस लिंकेजेस क्या होंगे, दो पॉलीमरिक चेन्स के बीच में बनेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो चेन्स के बीच में बनेगी. ठीक है, सो इज इट ए नेचुरल पॉलीमर और सिंथेटिक पॉलीमर? इट इज ए सिंथेटिक पॉलीमर, नेचर में ये एग्जिस्ट नहीं करता है. सो नाइलॉन 6,6, नाइलॉन 610, आगे हम पढ़ेंगे नाइलॉन 6, ऑल दीज आर सिंथेटिक पॉलीमर्स. वन इंपॉर्टेंट थिंग, बट द मॉलिक्यूल विच आर एलिमिनेटेड आर वाटर मॉलिक्यूल. आइदर वाटर एलिमिनेट हो सकता है और HCl और अमोनिया और CO2. ठीक है, ये सारी जो छोटे पार्टिकल्स हैं दे कैन बी एलिमिनेटेड. अल्कोहल एलिमिनेट हो सकता है, या मैं ये बोल सकता हूं कि मास ऑफ पॉलीमर विल बी लेस देन द समेशन ऑफ मास ऑफ व्हाट, मोनोमर्स. ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं. सो आप नोट करें, कंडेंसेशन पॉलीमर्स आर दोज पॉलीमर्स विच आर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग. कंडेंसेशन पॉलीमर्स आर दोज पॉलीमर्स विच आर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग ऑफ व्हाट, स्मॉलर यूनिट्स of monomers, which are formed by joining of smaller units of monomers. ठीक है, and it also involve elimination of smaller particles. It also involve elimination of smaller particles like alcohol, water, HCl, ammonia, CO2 etc. ठीक है, तो छोटे पार्टिकल्स का एलिमिनेशन होगा एंड द मास ऑफ पॉलीमर विल बी लेस देन द मास ऑफ द मोनोमर्स. ओके, तो इस तरीके के जो पॉलीमर्स होते हैं क्या कहलाते हैं, कंडेंसेशन पॉलीमर्स कहलाते हैं. ठीक है, कॉपी कर लीजिए. ओके, तो ये एक क्लासिफिकेशन है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, द एलिमिनेशन ऑफ स्मॉलर पार्टिकल्स. एक बहुत ब्रॉड सा क्लासिफिकेशन है पॉलीमर्स का. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द रिएक्शन मैकेनिज्म. ठीक है, दिस इज द फिफ्थ क्लासिफिकेशन, रिएक्शन मैकेनिज्म के बेसिस पर, रिएक्शन पाथ
of polymerization. So on the basis of reaction path or mechanism, we can classify the polymers as a chain growth polymer and step growth polymer. ठीक है, तो स्टेप ग्रोथ बाद में अपन बात करते हैं, पहले अपन डिस्कस करते हैं व्हाट इज चेन ग्रोथ. ठीक है, तो जैसे हमने जो विनाइल जो ग्रुप्स हैं ये डिस्कस किए, तो अगर एक मॉलिक्यूल से दूसरा मॉलिक्यूल ज्वाइन हो जाए, दूसरे से तीसरा, एक एक करके, ठीक है, 1 बाय 1 मॉलिक्यूल ज्वाइन होते जाते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन. ठीक है, कैसे होता है ये हम डिस्कस करते हैं. सो इन चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन the chains are increased by the addition of monomeric units 1 by 1. ठीक है, so in chain growth polymerization the polymeric chains are formed by joining of monomeric units 1 by 1. ठीक है, so हम ये बोल सकते हैं कि this type of polymerization can take place in 3 ways. ठीक है, 3 types of mechanism are possible for chain growth polymerization. Of them one is free radical mechanism. Free radical mechanism. ठीक है, सेकेंड विल बी एनायनिक एंड थर्ड विल बी cationic mechanism. First is free radical mechanism. So for the free radical mechanism, various initiators for the reaction are used, and 2 of them are very common initiators. So this is known as tertiary butyl peroxide, tertiary butyl peroxide. ठीक है, एंड दिस वन इज बेंजोइल पेरोक्साइड, बेंजोइल पेरोक्साइड. ठीक है, दीज आर द रेडिकल इनिशिएटर्स. ठीक है, ओके, सो दीज आर द रेडिकल इनिशिएटर्स. सो रेडिकल इनिशिएटर्स क्या होते हैं, दे आर पेरोक्साइड ग्रुप्स. सो पेरोक्साइड ग्रुप्स क्या होते हैं, दे अंडरगो होमोलिटिक क्लीवेज और क्या बना लेते हैं, रेडिकल्स बना लेते हैं. इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं IN डॉट, मतलब IN डॉट इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग इनिशिएटर. ओके, इनिशिएटर. तो विनाइल पॉलीमराइजेशन में अगर अपन देखें, जो इनिशिएटर है IN डॉट, इट विल अटैक द मॉलिक्यूल एंड इट विल फॉर्म IN CH2 CH डॉट एंड G, रेडिकल बना लेगा. ठीक है, सो दिस स्टेप इज नॉन एज व्हाट, इनिशिएशन स्टेप. दिस स्टेप इज नॉन एज इनिशिएशन. ओके, फिर सेकेंड स्टेप में क्या होगा, जो इनिशिएशन हुआ है, ठीक है, जो रेडिकल बना है, दिस विल अटैक अनदर मॉलिक्यूल. ठीक है, एंड दीज 2 मॉलिक्यूल्स विल ज्वाइन विथ ईच अदर and will form another radical. फिर ये क्या होगा, किसी और मॉलिक्यूल से ज्वाइन होता जाएगा. ठीक है, ये किसी और मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेगा, अनदर रेडिकल. ठीक है, तो इस तरह की जो प्रोसेस होती हैं इनको क्या कहा जाता है, प्रोपगेशन. सो दीज आर प्रोपगेशन स्टेप्स. ठीक है, एंड व्हेन 2 पॉलीमेरिक चेन्स, ठीक है, हैविंग रेडिकल्स, दे यूनाइट. और ये मोनोमेरिक यूनिट यूनाइट्स. ठीक है, तो अगर ये दोनों जुड़ जाते हैं तो इट विल एंड द प्रोसेस और ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, एंड इट विल फॉर्म द पॉलीमर. तो जो इनिशिएटर है दैट विल बी इन स्मॉल नंबर, क्योंकि ये बहुत बड़ी कार्बन चेन होगी. इनिशिएटर का क्या रोल है, बस थोड़ा सा रोल है, दैट इज टू इनिशिएट द रिएक्शन, और इस तरह से पॉलीमर बन जाता है. ठीक है, बट इन दिस टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन द इंटरमीडिएट फॉर्म्ड विल बी रेडिकल. सो दिस G ग्रुप शुड व्हाट, इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल फॉर सच टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन. फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव CH2 double bond CH3 propylene, so methyl is what, plus I group, and it will increase the stability of radical. And if you have CH2 double bond CHCN, so it will decrease the stability of free radical because CN is what, minus I group. So those type of molecules in which G group is electron donating group
and will stabilize the free radical, ठीक है. They will or they can be formed by what? Free radical polymerization. So those type of polymers are formed by free radical polymerization in which the intermediate radical is stabilized by the G group, ठीक है. For example, styrene, जानते हो CH2 डबल बॉन्ड CH-PH, अभी बताया था आपको. सो यहाँ पर अगर रेडिकल बनेगा तो दैट विल बी स्टेबिलाइज्ड बाय द रेजोनेंस इफेक्ट ऑफ बेंजीन रिंग. सो इट कैन ऑल्सो बी फॉर्म, बट इसमें प्रॉब्लम होगी बिकॉज द इंटरमीडिएट रेडिकल विल बी अनस्टेबल, ठीक है. सो फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशंस आर इनिशिएटेड बाय टर्शरी ब्यूटाइल पेरोक्साइड और बेंजोइल पेरोक्साइड. Initiators are free radicals. Free radicals combine with the molecules to generate another free radical, carbon free radical, and these carbon free radicals attack on other molecules to generate a bigger radical. And this is a chain growth polymerization because every molecule is associated to the main chain to increase the size of the main chain. So one by one molecules will associate with the chain, and इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं हम? Chain growth polymerization. Okay, copy कर लीजिए इसको. Second type of polymerization is chain growth polymerization takes place by anionic polymerization. So anionic polymerization. So such type of reactions are catalyzed by or initiated by butyl lithium or sodamide. So these are anions, ठीक है, और nucleophiles you can say. तो यहाँ पर जैसे अपन ने रिएक्शन करानी है विनाइल टाइप के डेरिवेटिव्स के लिए, ठीक है. फर्स्ट स्टेप, मान लो मैंने ब्यूटाइल लिथियम लिया, सो बेसिकली इट इज न्यूक्लियोफाइल. NaNH2 लिया, इट इज न्यूक्लियोफाइल. तो मैं ऐसे जनरल लिख सकता हूँ इसको, न्यूक्लियोफाइल विल रिएक्ट विथ व्हाट? विनाइल डेरिवेटिव, ठीक है, विनाइल मोनोमर, और इस तरीके से बना लेगा Nu CH2 CH लोन पेयर एंड G. फिर ये जो एनायन होगा दैट विल रिएक्ट विथ कार्बन आयन विल रिएक्ट विथ अनदर मॉलिक्यूल जिस पर अभी तक कोई रिएक्शन नहीं हुई है. ये बहुत कम क्वांटिटी में होगा, तो कुछ मॉलिक्यूल्स को इसने ट्रैप कर लिया, एनायन बना लिया. अब ये एनायन दूसरे मॉलिक्यूल जिन पे कोई रिएक्शन नहीं है फिर उनसे रिएक्शन कर रहे हैं, और इस तरीके से ये जो कार्बन चेन है या पॉलीमेरिक चेन है ये इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है. बट द इंटरमीडिएट्स विच आर फॉर्म्ड आर व्हाट? द इंटरमीडिएट्स आर कार्बन आयन. अब जैसे मान लो ये लॉन्ग चेन जो है बन गई, मान लीजिए, तो इसको अब रोके कैसे? पॉलीमराइजेशन को स्टॉप कैसे करें? तो थोड़ा सा क्या करते हैं, एसिड डाल देते हैं, प्रोटोनेट इसको कर देते हैं. तो प्रोटोनेशन से यहाँ H आ जाएगा और पॉलीमर चेन का ग्रोथ होना क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा. एसिड डाल देते हैं इसमें, तो एसिड से पॉलीमेरिक चेन्स ग्रो करना बंद कर देती हैं, ठीक है. सो दिस टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन आर एनायनिक पॉलीमराइजेशन एंड द इंटरमीडिएट्स आर कार्बन आयन. अब जैसे मैं ये बोल रहा था आपसे कि हमारे पास मान लो पॉली अक्राइलोनाइट्राइल है, अक्राइलोनाइट्राइल प्रोपलीन, इन दोनों में से कौन फेवर करेगा? ठीक है, एनायनिक पॉलीमराइजेशन. तो ये जो ग्रुप है CN, ये -M यहाँ -I विड्रॉइंग ग्रुप है और ये डोनेटिंग ग्रुप है. तो यहाँ कार्बन आयन की स्टेबिलिटी कम होगी, बट यहाँ कार्बन आयन की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी. सो दिस विल फेवर एनायनिक पॉलीमराइजेशन एंड दिस विल नॉट फेवर व्हाट? एनायनिक पॉलीमराइजेशन, ठीक है. बट इफ वी टॉक अबाउट स्टाइरीन, so in case of styrene, if a radical is formed or an anion is formed, both will be resonance stabilized, and in such case, ठीक है, anionic polymerization will also be favorable because of the intermediate carbon ion getting resonance stabilized with the benzene ring. Okay, please copy कर लीजिए. Okay, so last is or last type of chain growth polymerization is cationic polymerization. So in cationic polymerization, क्या होगा बताओ? In cationic polymerization,
द मैकेनिज्म इज बाय द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट कार्ब केटायंस। इसमें क्या बनते हैं? इंटरमीडिएट कार्ब केटायन। एंड सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर इनिशिएटेड बाय एसिड्स, ठीक है, और H प्लस आयंस, ठीक है। तो जैसे अगर अपन यहां बात करें H प्लस की रिएक्शन हमने कराई, तो यहां क्या बन जाएगा? CH2 CH प्लस G CH3। फिर ये केटायन जो होगा इंटरमीडिएट, ये दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेगा और इस तरीके से क्या होगा? दिस विल इंक्रीज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द चेन एंड दिस इज व्हाट? बेसिकली इट इज ए चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, ठीक है। सो एक एक करके मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? बढ़ते चले जाएंगे और ये जो बड़ी चेन्स बन जाएंगे यहाँ पर, मान लीजिए कि जैसे इसमें कन्वर्ट हो गया, ठीक है, इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो क्या होगा? अब यहां से अगर मान लीजिए प्रोटॉन का एलिमिनेशन हो जाए तो क्या होगा? ये दिस सिग्मा विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड एंड बाय द एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन चेन टर्मिनेशन गेट्स कंप्लीटेड। ठीक है, सो दीज आर बेसिकली द chain growth polymers and such type of polymers involve formation of what? Carb cation। तो यहाँ पे G ग्रुप क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर होगा तो ये फेवर करेगा और विड्रॉइंग ग्रुप अगर होगा तो फेवर नहीं करेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर अपन यहाँ देखें CH2 डबल बॉन्ड CH CN, तो दिस इज वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ रेडिकल, क्योंकि विड्रॉइंग ग्रुप है तो केटायन की स्टेबिलिटी को कम करेगा, ये केटायनिक पॉलीमराइजेशन फेवर नहीं करेगा, ठीक है। मान लीजिए कि हमने लिया यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH OC डबल बॉन्ड O CH3, यस इट विल फेवर पॉलीमराइजेशन बिकॉज दिस ग्रुप इज व्हाट? प्लस M ग्रुप, ठीक है, तो केटायन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। मान लीजिए इस फॉर्म में हमने लिया CH2 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH3, तो ये केटायनिक पॉलीमराइजेशन को फेवर नहीं करेगा, ठीक है, बिकॉज इट इज ए विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। जैसे कि मैंने बात करी थी स्टायरीन की, CH2 डबल बॉन्ड CH PH, तो रेडिकल बने, केटायन बने या एनायन बने, ठीक है, हर केस में क्या होगा? स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो ये अगर यहाँ पे स्टायरीन है तो रेडिकल भी स्टेबल होगा, केटायन भी स्टेबल होगा और एनायन भी स्टेबल होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा? ये फेवर करेगा। तो कभी ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल फेवर ऑल टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन। तो ऑल टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन अगर फेवर हो रहा है तो उसका आंसर क्या आएगा? स्टायरीन, बिकॉज स्टायरीन में क्या होगा? रेडिकल भी स्टेबल बनेंगे, केटायन भी स्टेबल बनेंगे और एनायन भी स्टेबल बनेंगे बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, ठीक है। तो हमने आज डिस्कस किया टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स, ठीक है। एडिशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमर्स हमने डिस्कस किए, एडिशन के टाइप्स हमने डिस्कस किए, केटायनिक, एनायनिक एंड रेडिकल पॉलीमराइजेशन। इसके पहले हमने क्लासिफाई किया था पॉलीमर्स को ऑन द बेसिस ऑफ होमोपॉलीमर, मोनोमेरिक यूनिट्स, होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स हमने क्लासिफाई किया था नेचुरल, सिंथेटिक एंड सेमी सिंथेटिक। ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर लीनियर, ब्रांच्ड एंड क्रॉस लिंक पॉलीमर, एंड ऑन द बेसिस ऑफ द मॉलिक्यूल्स विच कैन बी आइदर एलिमिनेटेड और नॉट, हमने एडिशन और कंडेंसेशन पॉलीमर्स क्लासिफाई किया था, ठीक है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं चेन ग्रोथ पॉलीमर्स, और चेन ग्रोथ पॉलीमर्स के बाद हम डिस्कस करेंगे स्टेप ग्रोथ पॉलीमर्स। तो चेन ग्रोथ पॉलीमर में आज हमने काफी बेसिक डिस्कशन किया है ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म। देयर कैन बी 3 टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स, केटायनिक, एनायनिक एंड व्हाट? फ्री रेडिकल पॉलीमर्स, ठीक है। तो कैसे क्या बनते हैं इस बारे में हमने बातचीत की। जब भी अब आप पॉलीमर्स कोई नया पढ़ें तो आप लोग सबसे पहले डिस्कस करें या सोचें मन में कि भाई ये होमोपॉलीमर है या कोपॉलीमर है, नेचुरल है या सिंथेटिक है या सेमी सिंथेटिक है, या फिर आप ये सोचें उसके बारे में कि ये एडिशन पॉलीमर है या कंडेंसेशन पॉलीमर है, या फिर ये देखें कि वो ब्रांच्ड है, लीनियर है या फिर क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर है, ठीक है। एडिशन पॉलीमर है या कंडेंसेशन है, स्टेप ग्रोथ है या चेन ग्रोथ, ठीक है। तो इसके बारे में बाकी की बात हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।